रबिया ने शाम की चाय को चूल्हे पर चढ़ाया तो घड़ी 5:30 बजा रही थी। महमूद और मुजीब भी बस घर पहुंचने वाले थे। दोनों भाइयों के ऑफिस की छुट्टी की टाइमिंग मुख्तलिफ थी, मगर घर से ऑफिस का फासला यकसा था और वो तकरीबन एक ही वक्त में घर आते थे। रुकया बेगम बरामदे में बिछे तख्त पर बैठकर दाने खा रही थी और निगाहें दीवार गिर घड़ी की जानिब थी। जो भी बेटा पहले आता माँ के पास रुककर सलाम करता। रबिया, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। इतने में महमूद कपड़े बदल लेगा, मुजीब भी घर आ जाएगा। हम माँ बेटे इकट्ठे चाय पिएंगे। रुकया बेगम ने बहू को बुलंद आवाज में मुखातिब किया। किचन में खड़ी रबिया को सास का ये फरमान अजबर हो चुका था। जाने क्यों रोजाना रुकया बेगम ये बात करती है। चाय दम पर रखकर रबिया जल्दी से बेडरूम में जाकर सलाम करती, फिर महमूद को सलाम करके कपड़े थमाकर वापस किचन में चली जाती। महमूद कपड़े बदलकर माँ के कमरे में चला जाता। इतने में मुजीब भी घर आ जाता। वो कपड़े तब्दील करने की जहमत किए बगैर माँ के पास बैठ जाता। रबिया 3 कप चाय सजाकर सास, शौहर और देवर की खिदमत में पेश कर देती। इसका रुख फिर से किचन की जानिब होता। अब उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी। शादी के बाद से अब तक इसका यही मामूल था। इसकी शादी को 5 बरस होने को आए थे। सास ने इसके लिए घर के कामों की जो रूटीन बनाई थी, वो बना किसी चूचरा के इस रूटीन पर कारबंद थी। इसकी रूटीन तो अब तक न बदली थी। हाँ, 2 माह पहले उसके इकलौते देवर मुजीब की शादी होने के बाद घर की रूटीन कदरे बदल गई थी। मुजीब माँ को सलाम करने के बाद कपड़े बदलने अपने बेडरूम का रुख करता तो देर तक बाहर नहीं निकलता। फिर भी जब मुजीब का दरवाजा बजाकर रबिया उसे बुलाती, चाय ठंडी हो रही है। रुकया बेगम ने रबिया को आवाज दी। नए शादीशुदा जूड़े का दरवाजा बजाना रबिया को मयूब लगता था, लेकिन सास के हुक्म से सरताबी की मजाल न थी। जब वो मुजीब के बेडरूम का दरवाजा बजाने जाती तो अंदर से इसकी आवाज बुलंद हो रही होती। रबिया जानती थी कि मुजीब की घर वापसी के साथ ही वो शिकवे और शिकायतों की पिटारी खोल देती हैं। इसके कुछ शिकवे जायज होते तो कुछ बातों को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। रबिया की सास रुकया बेगम खासी तीखे मिजाज की खातून थी। इसीलिए रबिया ने गुज़िश्ता बरसों में उनके साथ मुश्किल वक्त गुजारा था। रबिया उनकी हर बात, खा अच्छी हो या बुरी, बर्दाश्त करती। दुख से तब होता जब मुजीब की घर वापसी के साथ ही रुकया बेगम बहू के खिलाफ बेटे के कान भर देती थी। दिन में हुई किसी मामूली सी बात को वो मुबालगा आमेज़ी की हद तक बढ़ा चढ़ाकर महमूद को सुनाती थी। जब महमूद माँ के पास से उठकर अपने कमरे में आता तो वो बहुत बरहम होता। रबिया को तो अपनी सफाई पेश करने का सलीका भी न था और उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती थी। अब रोने धोने की जरूरत नहीं। अपनी बदतमीजी पर अम्मा से माजरत कर लेता। वो उकता कर बीवी को मुखातिब करता। शौहर के तेवर देखकर रबिया चुपचाप इकरार में गर्दन हिला देती। कभी इसका दिल करता कि महमूद की बिल दफ्तर वापसी पर वो अम्मा से पहले शौहर को दिन में पेश आए वाक़े की दुरुस्त जुजियात के साथ तफसील बतू दे, लेकिन फिर मरहुमा माँ की नसीहत याद आती। देखो बेटा, जब शौहर दफ्तर से थका हारा घर आए तो उसके सामने एकदम से शिकवे शिकायतों की पिटारी भी मत खोलना। सुबह तैयार होकर मर्द अपने काम पर जाता है और दिन ढले मोटरसाइकिल पर घर वापस लौटता है तो औरत के लिए वो महज मंजर की तब्दीली होती है, जबकि मर्द ने पूरा दिन घर से बाहर गुजारा होता है। गुजरे दिन में इस पर क्या बीती होती है, ये सिर्फ वो ही जानता है। हो सकता है दफ्तर में किसी से इसकी तकरार हुई हो, बासीन से डांट पड़ी हो, घर वापसी पर बाइक पंचर हो गई हो और इसे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा हो। घर बैठी औरत को इसकी उलझनों का कोई अंदाजा नहीं होता। शौहर के घर लौटते हैं वो अपनी राम कहानी सुनाने बैठ जाए तो शौहर भड़क भी सकता है। रबिया की शफीक माँ ने इसकी शादी के बाद दीगर बहुत की नसीहतों के साथ ये नसीहत भी की थी जो रबिया ने प्लो से बांध ली। फिर माँ ने तो अबदी सफर के लिए रख्त सफर बांध लिया। सबराल की ऊंच नीच से निमटने के लिए रबिया के पास पलों से बंधी माँ की नसीहतें ही बाकी रह गई थी।
रबिया सोचती अगर माँ जिंदा होती तो वो माँ से जरूर पूछती कि अगर मर्द के सामने शिकवा है कि पिटारी बीवी से पहले माँ खोल ले तो बीवी इस सूरत चाल में किया करे। फिर माँ की एक और नसीहत याद आती तो जैसे अपने सवाल का खुद ब खुद जवाब मिल जाता। औरत के पास सब्र और शुक्र दो ऐसे हथियार हैं जिनकी बना पर वो सिर्फ सरल की अजनबी सरजमीन पर अपने कदम मजबूती से जमा सकती है और अल्लाह की मदद शामिल हाल रहे तो औरत की बेज़बानी के बावजूद कोई ज़बान ज़रूर ऐसी होगी जो इसके लिए तौसीफी कलिमात अदा करने पर मजबूर हो जाएगी। माँ ने यकीन भरे अंदाज में पेशगोई की थी। मरहूमा माँ की तमाम नसीहतों पर अमल करने के बावजूद अभी तक उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित न हुई थी। 2 माह पहले रबिया के इकलौते देवर मुजीब की शादी हुई थी। अपनी देवरानी नगमाना का तर्ज अमल देखकर कभी भी रबिया के दिल में कलक बताता काश वो भी माँ की हुई हाँ किस्त पस पुश्त डालते हुई नगमाना जैसा तर्ज अमल अपना सकती। नगमाना ने नाज़ो अंदाज दिखाकर शौहर को पूरी तरह मुट्ठी में कर रखा था। दोनों बहुएं रुकया बेगम की अपनी पसंद की थीं, लेकिन नगमाना और मुजीब को देखकर लगता था जैसे उनकी पसंद की शादी हो। मुजीब नगमाना की अबरू की जुम्बिश भी पहचान रहा था। दफ्तर से आकर अपनी माँ को सलाम करके सीधा कमरे में जाता। नगमाना झटपट इसे दिन भर के वाकयात की तफसील कह सुनाए। रंग अमेज़ी करने में उसने सास को भी मात दी हुई थी। अब होता यूं कि मुजीब माँ के पास चाय पीने जाता तो माँ के कुछ बोलने से पहले ही वो खुद माँ से वजाहत तलब करने बैठ जाता। अगर नगमाना से दूध उबल ही गया था उम्मी तो इसमें इसे इतना बुरा भला कहने की क्या जरूरत थी। गलती इंसानों से ही होती है। वो बहू है आपकी, कुछ तो लिहाज कर लिया करे। आगे से रुकया बेगम आग बगूला होकर बेटे को भी बेनुक्त सुनाना शुरू कर देती और जोरू के गुलाम फौरन ही बीवी की सिखाई पढ़ाई में आ जाता है। अपनी फोहर बीवी को कोई नसीहत नहीं करता। मोबाइल कान से लगाए किचन के काम निपटाती है। कभी दूध अहल जाता है, कभी हांडी का मसाला लग जाता है। कान पर चुल्लू मोबाइल लगा होता है, इसकी तो नाक भी जलने की बो नहीं बताती। मैंने समझाने के वास्ते कोई नसीहत कर दी तो फुट से तेरे कान भर दिए। रुकया बेगम बेटे पर बिगड़ी थी। तुम्हें रात की रोटियां थोपने पकाने की ऐसी क्या जल्दी रहती है? पता भी है वो अक्सर अपनी महारानी के साथ बाहर दावत उड़ाता है। अब कितना रिस्क ज़ाय होगा, मगर रिस्क ज़ाय होने की इस घर में पुरवा किसको है? रबिया आगे से सास को ये ना जता सकती कि ज़ाल आबतियस की मरीज़ा होने की वजह से भूख भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती और उन्हीं का फरमान है कि रात 8 बजे खाना दस्तरखान पर चिन दिया जाए और सब घर वाले दस्तरखान के गिर्द आकर बैठ जाएं। सब्र शुक्र के बाद बेज़बानी भी रबिया का हथियार थी, जिसकी बना पर अक्सर इसे गनीमी सुनी का भी खिताब मिलता। आज सास की हिदायत पर अमल करते हुए नगमाना ने मुजीब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे चाय के लिए बुलाया तो अंदर से नगमाना की झंझलाई हुई आवाज सुनाई दी, भाभी अलिफ माँ से जाकर कह दे मुजीब को चाय नहीं देनी। शाम के 6 बच्चे चाय पीने की क्या जरूरत है? सारी भूख मर जाती है। फिर 8 बजे जबरदस्ती बगैर भूख के खाना भी ठोसा पड़ता है। रबिया वापस पलटने ही वाली थी कि मुजीब ने फौरन दरवाजा खोला। रुकिए भाभी, अम्मा से कुछ मत कहिए, मैं आ रहा हूँ। उसने भावज को मुखातिब किया। हूँ अम्मा के डर से तो दम खुश्क हो जाता है। नगमाना ने अस्तहज़ाई अंदाज में कहा। रबिया ने वहां से चले जाना मुनासिब समझा। जरा देर बाद मुजीब अम्मा के कमरे में चला गया। रबिया ने वहां से चले जाना मुनासिब समझा। जरा देर बाद मुजीब अम्मा के कमरे में चला गया। बीवी पर गुस्सा उतारने के इजाले के तौर पर अब वो माँ पर भी बिगड़ रहा था। इस घर में सुकून का एक पल भी मुयस्सर नहीं। पहले बीवी की चीख पुकार सुनो, फिर आप इसके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ जाती है। इसने आपकी शान में कोई ऐसी गुस्ताखी तो नहीं की थी उम्मी, जो आप इतनी रन आमेज़ी करके सारा किस्सा सुना रही हैं? मुजीब माँ से खफगी भरे अंदाज में मुखातिब था। रुकया बेगम तो बेटे के इल्जाम पर आग बगूला हो गई। मैं रन आमेज़ी करती हूँ? तुझे शर्म नहीं आई माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते? बेहया बेगैरत रुकया बेगम के गुस्से का कोई ठिकाना ना था। वो नगमाना को भी बेनुक्त सुनाने लगी। नगमाना को कुछ मत कही उम्मी, मुझे जैसे आपकी आदत का अंदाजा नहीं,
पढ़ाई के बाद जितना अरसा मैंने नौकरी की तलाश में गुजारा, मेरा बेशतर वक्त घर पर ही गुजरता था और अब दाल नून भर के वाकयात की जो रिपोर्टिंग भाई के सामने करती थी मुझे सब याद है। भाभी बेचारी तो आपके सामने मुंह से एक लफ्ज न निकालती थी। अब जरा सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर भाई के सामने पेश करती कि मैं खुद अब का मन घड़त किस्सा सुनकर हैरान रह जाता। जो कुछ अपने रबिया भाभी के साथ किया वो ही नगमाना के साथ कर रही हैं, लेकिन मैं महमूद भाई की तरह कानों का कच्चा नहीं। भाई तो बेचारी रबिया भाभी को फौरन कटहरे में खड़ा कर देते थे, जबकि मैं नगमाना को मुजीब बोल रहा था और रुकया बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ओ नाहंजार, अपनी बीवी का मवाजना मेरी रबिया से मत कर। वो मेरी इतनी फर्मा बरदार कि मेरे आगे कभी एक लफ्ज न बोली। ऐसी भली मांस के कभी पलटकर जवाब ना दिया। तेरी जोरू की तरह बेलगाम जुबान नहीं है इसकी। रुकया बेगम की पाटदार आवाज घर में गूंज रही थी। मुजीब भी खामोश न था, वो भी आगे से कुछ न कुछ बोल रहा था। यकीनन अपने कमरे में मौजूद नगमाना भी सास को कोस रही थी। पूरे घर में सिर्फ दो नफूस खामोश थे, महमूद और रबिया। महमूद के चेहरे पर तकान भरी मुस्कुराहट फैली थी। वो माजी में रबिया से होने वाली नाइंसाफियों और अपनी जाल आदतियों को शुमार कर रहा था। रबिया हसब मामूल खामोशी से घर के काम निपटा रही थी। रात को जब महमूद कमरे में आया तो रबिया जाए नमाज पर बैठी थी, आंखों से आंसू रवां थे। क्या हुआ रबिया, क्यों रो रही हो? महमूद हैरान हुआ था। इसके ख्याल में तो आज रबिया के लिए खुशी का दिन था। सास ने सबके सामने इसकी अच्छाइयों का एतराफ किया था। आज उम्मी की बहुत याद आ रही है, इन्हीं के लिए दुआएं मगफिरत कर रही थी। रबिया ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, फिर जाए नमाज लपेटने के साथ आंसू भी पहुंचे थे। मैं माजी में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी करता रहा रबिया। तुम्हारा मिजाज और आदतें जाने परखने के बावजूद जाने क्यों अम्मा की इल्जाम तराशियों पर आंखें बंद करके यकीन करता रहा। महमूद शर्मिंदा था। शौहर के चेहरे पर फैली नदामत रबिया को गवारा न थी। वो फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए शौहर के पास बैठी माजी भूल जाए महमूद। अब हम बाहमी एतमाद और मोहब्बत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसने नरमी से शौहर को मुखातिब किया। महमूद ने अपनी नेक तबीयत बीवी को मोहब्बत से मुस्करा कर देखा। रबिया को इल्म था कि माजी की गलतियों के इकरार के बाद वो अब मोहब्बत के इजहार के लिए दिल में फिक्र तरतीब दे रहा था। रबिया सर शारसी होकर मुस्करा दी थी। दिल में मरहुमा माँ को फिर याद किया। माँ की तरबियत और नसीहत रायगा नहीं गई थी। सब्र का हथियार इस्तेमाल करके उसने ससुराल की अजनबी सरजमीन पर अपनी बका की जंग जीत ली थी। वो जानती थी कि रुकया बेगम पुल में तूला, पुल में माशा वाला मिजाज रखती है। वो मुस्तकबिल में किसी भी बात पर न सिर्फ उसे आड़े हाथों ले सकती हैं, बल्कि महमूद को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर सकती हैं। लेकिन वो शौहर की मोहब्बत के साथ साथ हमेशा के लिए इसका एतबार भी जीत चुकी थी। माँ ने सब्र के बाद अगली नसीहत शुक्र की थी और रबिया का रवा अपने रब का शुक्रगुजार था।